दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अलियादुल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये कहावत इंग्लैंड के तत्कालीन चीफ जस्टिस लॉर्ड हॉवर्ड की है, जो न्यायिक व्यवस्था में आज प्रचलित है। मगर वक्फ संशोधन 2025 के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले से क्या साबित होता है? क्या यह न्याय की देवी का बनाया हुआ संतुलन है या सत्ता के आगे न्यायपालिका का सरेंडर? किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। इस रिपोर्ट को आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आंखों की पट्टी खुल जाने के बाद न्याय की देवी से किस तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी याद रखें, जहाँ सत्ता के लिए भगवान को उंगली पकड़ कर लाया जाता हो, वहाँ देवी की आंखों से पट्टी खोलकर तराजू का पलड़ा कौन सा झुकाना है, ये काम तो मुश्किल नहीं है। वक्फ संशोधन को लेकर जो अंतरिम फैसला आया है, आपको गौर करना है। इस खूबसूरती से सत्ताधारी पार्टी और उसकी जननी संस्था के एजेंडाज को पूरा करने के लिए न्याय की देवी ने सत्ता से ही रास्ता बनाया है। दरअसल विपक्ष और विश्लेषकों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसले की हर 3 लाइन्स में से बीच की एक लाइन सत्ता को सूट करने वाली तैयार की है। बस यही अदालती लाइनों का वो खेल है जिसको कम से कम भारत की आम जनता तो नहीं समझ पाएगी। सत्ता पक्ष के काम करने के तरीके को आप हाथ घुमाकर कान पकड़ने की मिसाल से भी समझ सकते हैं। यानी हर वो कानून जो सदन से नहीं बन पा रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से बनाए जाने की कवायद जारी है। पिछले 12 वर्षों में संसद से पास होने वाले विधेयकों और बिलों पर अगर आप नजर घुमाएं तो पता चलेगा कि ज्यादातर ऐसे हैं जिसमें तुष्टीकरण साफ दिखाई देता है। अब चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो, नोटबंदी, 3 तलाक, धारा 370, CAA, NRC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, GST लगाना फिर लगाकर हटाना, 3 कृषि कानून लाना फिर वापस लेना, वक्फ कानून लाना फिर घुमाना, ये सब वो कानून या कानून के नाम पर देश को उलझाना था जिससे सरकार की नाकामियों को छुपाने की सहूलत हो सकती थी। इन तमाम योजनाओं और कानूनों के बनने से देश को कितना, कहां और कब फायदा हुआ? क्या सरकार के कुछ जिम्मेदार मंत्री, प्रधानमंत्री खुद निष्पक्ष प्रेस के साथ बैठकर क्या इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं? अगर हाँ तो बड़ी अच्छी बात है, वरना उम्मीद जरा कम नजर आती है। अब रही मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात, जो अक्सर किसी भी चुनावी रैली में गिनाई जाती हैं और इसकी घोषणाओं पर काफी पैसा भी खर्च होता है, जैसे जनधन योजना, PM गरीब कल्याण योजना, PM आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया और नमामि गंगे योजना को देशवासियों के लिए सौगात कहा जाता रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान, 85 करोड़ गरीबों को फ्री राशन देने को भी सरकार की उपलब्धि से जोड़ा गया। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन और नए संसद भवन को जनता के लिए भी सौगात बताया गया था। अब इन सब उपलब्धियों का देश की जनता को कितना लाभ मिला, ये आपको देश की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत देखकर खुद ही अंदाजा लगा लेना चाहिए। और अगर चाहें तो आप इसके बारे में सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। हालांकि इन योजनाओं का लाभ किसी न किसी को तो जरूर हुआ होगा, लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से किन लोगों के अच्छे दिन आए और किनको लाभ हुआ, कुछ आपको भी पता लगाना होगा। सब कुछ आप मीडिया पर छोड़ देते हैं। अंग्रेजी अखबारों में इस वक्फ संशोधन वाले अंतरिम फैसले का अलग अलग तरीके से पोस्टमार्टम किया गया है। उसमें कई सवाल उठाए गए हैं जो चौंकाने वाले हैं। देखिए किस तरह देश की लगभग 30 करोड़ जनसंख्या वाली कौम की आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आंखें मूंद ली हैं। बाबरी मस्जिद से कहीं ज्यादा अहम और संवेदनशील वक्फ संशोधन मुद्दे पर उस तरह चर्चा ही नहीं कराई गई जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन बात वही है, अगर तू खुद ही न चाहे तो बहाने हजार हैं। जिस मुल्क के हुक्मरान के लिए देश और जनता से बढ़कर सत्ता और सिंहासन हो जाए, तो देश के लिए इससे बड़ा चिंता का विषय और कोई नहीं हो सकता। आजकल पड़ोसी देशों में लगातार पनपता विद्रोह शायद बड़ी चिंता का विषय होगा सरकारों के लिए खासतौर से। अब पता नहीं वो इसका कितना संज्ञान लेते हैं। नेपाल जैसे गरीब देश में लाखों करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति स्वाहा कर देने वालों की मंशा को नेपाल की KP शर्मा ओली सरकार समझने में नाकाम रही। ये भी वर्तमान सत्ता पक्ष के लिए चिंता का ही विषय है, यानी भारत की वर्तमान सत्ता पक्ष के लिए। यह अलग बात है कि भारत में जनता के हर विद्रोह को मैनेज करने के लिए यहाँ का अल्पसंख्यक बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल हो जाया करता है। लोगों का मानना है कि अगर भारत में अल्पसंख्यक न होता तो देश में हर 3 साल के बाद तख्ता पलट हो जाया करता। अब इसको आप खुशकिस्मती कहें देश की या बदकिस्मती, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि अगर
वक्फ संशोधन पर अंतरिम फैसले पर जो लोग खुशी जता रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, क्या वो सलीके से उलझाई गई गुत्थी के नतीजे से वाकिफ हैं? क्या इन फैसलों से दूरगामी नतीजों से परिचित हैं? शायद नहीं। याद रखें, देश का आखिरी शख्स जितना कमजोर होगा उतना ही कमजोर मुल्क कहलाया जाएगा। भारत में जिस मनुवाद को लेकर रोज हाहुल्ला होता है, उसी की कौम में लाखों लोग अपने अधिकारों के लिए इसी देश में परेशान नजर आते हैं। बाकी नागरिकों का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए, ये एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को सामूहिक न्याय मिलना असंभव हो चुका है। ऐसा माना जा सकता है, मगर यहाँ तो आमतौर से नाइंसाफी हो रही है और यहीं क्या हर जगह ऐसा ही हाल है। आप किसी भी मुद्दे पर फैसलों की सूची देखें, मिलेगा वही जो पहले से तय किया जा चुका है, जो सत्ता पक्ष ने तय कर लिया है, या पूंजीवाद जो चाहता है, कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष। अब ये जुमला भी पूरी तरह सार्वजनिक हो गया है कि आप किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हों, सबका नंबर आएगा, और ये अमृतकाल वालों की गारंटी भी है। लेकिन एक गारंटी हमारी भी है कि हम देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और राष्ट्रीय विकास के लिए इंसाफ, सद्भाव, इंसानियत और ईमानदारी की बात करते रहेंगे। ये अलग बात है कि कुछ राजनीति के बाजीगरों को अमन व मोहब्बत और प्यार का खेल पसंद नहीं आता। अब ये उनके डीएनए का प्रॉब्लम है, लेकिन हम देश और देश की करोड़ों जनता के जज्बात और सेंटिमेंट्स जहन में रखकर ही प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते रहेंगे, चाहे सरकार किसी भी पार्टी या दल की हो और उनकी मंशा जो कुछ भी हो। दोस्तों, टाइम्स ऑफ पीडिया संस्थान किसी मजहबी जमात, सरकारी संस्थान, कॉरपोरेट घराने या सियासी जमात या सियासी दल के दम पर नहीं, बल्कि निजी और लिमिटेड रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए आपके जज्बात और मुद्दों को उठाने की कोशिश करता रहा है, और हम आपकी आवाज़ बनने का हौसला भी रखते हैं। लिहाजा अगर आपको हमारा नज़रिया पसंद है तो टाइम्स ऑफ पीडिया की ज़रूर मदद करें। वीडियो को पूरा देखना, शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब संस्थान की मदद में शामिल है। टाइम्स ऑफ पीडिया आपके जज्बात का तर्जुमान है और इसकी मजबूती यकीनन आपकी मजबूती हो सकती है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं, अंतरिम फैसले का भी काफ़ी महत्व होता है अगर फैसला पीड़ित के हित में हो तो। वर्तमान सरकार में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया है, मगर इस फैसले से किसका भला होने वाला है? जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्फ संशोधन कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से लगभग इनकार कर दिया है। विपक्ष और याचिकाकर्ताओं को खुश करने के लिए कुछ शर्तों पर हल्की हल्की रोक लगा दी गई है, लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हिंदुओं को जगह क्यों दी गई है। इसके बाद ये सवाल उठाया जाने लगा है, क्या अमरनाथ श्राइन बोर्ड और राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को जगह दी जाएगी? क्या तिरुमला और तिरुपति देवस्थानम बोर्ड्स में किसी सिख या मुसलमान को शामिल किया जाएगा? हालांकि ये सवाल यह तथ्य सही नहीं है। मान लीजिए अगर किसी श्राइन बोर्ड या हिंदू मंदिर ट्रस्ट में वसीम रिजवी जैसे मुसलमान को जगह मिल जाए तो उसके होने से किसी ट्रस्ट या श्राइन बोर्ड को क्या खतरा हो सकता है? कुछ भी नहीं। जो बात संविधान के विरुद्ध है, अदालत की चहार दीवारी में भी उसका जिक्र तक नहीं होना चाहिए था। समझौते का तो सवाल ही नहीं उठता। धर्म के पटल पर सियासी खेल खेलना सिरे से गलत बताया जाता है, लेकिन उसके बाद ये खेल जारी है। हालांकि अगर सियासत में सच्चाई और ईमानदारी हो तो इस बात का भी पूरा इम्कान होता है कि समाज और देश में अमन शांति और विकास आएगा। चलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जहां तक संभव हो सके मुस्लिम ही होना चाहिए। जहां तक संभव हो सके का क्या मतलब है? ये तो वैसे ही हो गया जैसे बिहार एसआईआर के मामले में मिलॉर्ड ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को चाहिए कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को मतदाता पहचान के लिए वैलिड मान लिया जाए तो अच्छा है। क्या अपना फैसला सुनाते वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत का यह अंदाज होना चाहिए? वाह, क्या खूबसूरत तरीका निकाला गया है इंसाफ का गला घोंटने का। अगर संविधान किसी बात को परमिट करता है तो अदालत अपने फैसले में लिखे कि यह करना होगा, और अगर किसी बात की परमिशन नहीं है तो अदालत का फैसला आए कि यह हरगिज नहीं होगा, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। फकत इतनी बात होनी चाहिए। अब अदालतों में सत्ता पक्ष के बारे में कोई फैसला सुनाते वक्त कहा जाता है कि फलां को ऐसा करना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, और विपक्ष के लिए अदालतों में क्या अंदाज चल रहा है वो सब आपके सामने है। जिस अदालत के पेन की नोक पर देश के करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल का मदार होता है, क्या उसको सत्ता के दबाव में आकर अपने फैसलों में चाहिए का इस्तेमाल करना मुनासिब है? अगर ऐसा लगातार होता है तो ये अदालत का अंदाज नहीं बल्कि ये दम तोड़ती एक नई व्यवस्था की जबान हो सकती है।
फिलहाल मुस्लिम वक्फ के सिलसिले में असंवैधानिक बंधुओं के साथ सरकारी दखलंदाजी मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी और अधिकारों पर कुठाराघात है, जिस पर अदालत ने इंसाफ की देवी की पट्टी खुल जाने के बावजूद आंखें बंद कर ली हैं। हालांकि औकाफ की इस हालत के लिए भी अक्सर मुसलमान चेयरमैन और मेंबर्स ही जिम्मेदार कहलाए जाएंगे और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी का चलन अधर्म है और अपराध भी है। देश की न्याय व्यवस्था जो जनता की आखिरी उम्मीद माना जाता है, लेकिन इसको भी अपंग बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिसके बाद देश का भविष्य अंधकार में नजर आता है। इसके बाद सरकारें और सरकारों की तमाम फर्जी योजनाएं रेत के ढेर पर बनी इमारत की तरह दिखाई पड़ती हैं, जिसके फना हो जाने का खतरा हमेशा मंडराता दिखाई दे रहा है। इंसाफ के पर्दे में ये क्या जुल्म है यारो, देते हैं सजा और खता और ही कुछ है। आपका मेजबान अली आदिल खान इजाजत चाहता है। नई वीडियो में जल्द हाजिर होगा। मेरा भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।